एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। बात हमारी हो रही है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से एंड ब्रेक पे जाने से पहले हमारा फोकस इस बात पे था कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है फॉरेन कोचेस की। मतलब क्रिकेट हो फॉरेन कोच ढूंढ के लाओ, कोई हॉकी हो कोई फॉरेन कोच ढूंढ के लाओ, कोई भी स्पोर्ट हो पाकिस्तान को एक फॉरेन कोच की ज़रूरत पड़ती है। रियान, ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान के कोच प्रोफेशनल नहीं होते या जो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लेन करती है ना वो यही करती है? मतलब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ लें, आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से पूछ लें, उनकी कंप्लेन ये होती नहीं जी वो भाईबंदी में लग जाते हैं, उनका बायस अलग होता है, ये आते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरे ख्याल से सवेरा कि ये जो सारी बातें हैं, मुझे ये बताएं कि आज तक हॉकी में, क्रिकेट में तो शायद 2 साल मिले हों किसी पाकिस्तानी कोच को, हॉकी में किसको 2 साल के लिए टीम दी गई है? आई डोंट थिंक सो कि पिछले कितने एरा से कोई किसी ऐसे कोच को आपने टीम नहीं दी कि जिसको आपने 3 साल दिए हो और उसके बाद आपने रिजल्ट पूछा हो कि इस कोच का रिजल्ट क्या है। आपका कोच 2 टूर के बाद आप 2 टूर्स गुजरते हैं और होता जाता है। अभी आप देखिएगा और रोनाल्ड ऑल्टमैन, अल्लाह करे ये पाकिस्तान की टीम है, अजलान शाह जीत के आए, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आता तो रोनाल्ड ऑल्टमैन आके एक चूरन बेचेगा आप लोगों के आगे और वो चूरन हम लोग खरीदेंगे भी और अगले टूर के लिए उसको पैसे भी देंगे और उसको भेजेंगे। चूरन होगा पर वो लोकल चूरन नहीं होगा। इंपोर्टेड चूरन है तो वो बिक रहा है ना। तो बात ये है सिर्फ करने की कि रोनाल्ड ऑल्टमैन ठीक है, एक बड़ा अच्छा कोच रहा है, सारी चीजें, बट एक टाइम के साथ चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी साहब, ये जो जितने भी लोग हैं, हम लोग, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी यंगस्टर इस वक्त, जिस तरह तोकीर भाई ने भी बात की है, कोई कतर में काम कर रहा है, कोई मिस्र में काम कर रहा है, मतलब बाहर जाके काम करें, लेकिन पाकिस्तान की फेडरेशंस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पाकिस्तानी कोच के लिए पैसे नहीं है। रोनाल्ड ऑल्टमैन को आप महीना 30-40 लाख रुपया दे रहे हैं, जो मेरे सुनने में आया है 30-40 लाख रुपया महीना आप दे रहे हैं। और मैं ये कहता हूं मुझे 5 लाख महीना दे दे, मैं घर ही ना जाऊं, मैं ग्राउंड में ही सोऊं, ग्राउंड में ही उठूं, बच्चों को ग्राउंड में ट्रेनिंग कराऊं, मैं जाऊं ही ना घर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो इस टीम के साथ गए हुए हैं, मेरे ख्याल से कि उन बच्चों को पिछले 5 टूर्स की डेली अलाउंसेस नहीं मिले और जो डेली अलाउंसेस के बगैर खेल रहे हैं। सबको ये पता है कि रोनाल्ड ऑल्टमैन टीम लेके चला गया, लेकिन किसी ने बच्चों से पूछा कि इनको जाते हुए कोई डेली अलाउंस मिला है? एक, नॉट अ सिंगल पैनी। तो आप क्या करते हैं कि इस टीम के से क्या आप कुछ तो क्या करते हैं? क्या चीजें हैं? कोई बंदा ये नहीं सोच रहा कि प्लेयर का क्या बन रहा है, सब ये सोच रहे हैं कि इस फेडरेशन ने आना है या इस फेडरेशन ने आना है या रोनाल्ड ऑल्टमैन को हमने 40 लाख देना है। भाई बच्चों को क्या मिला है, बच्चों को क्या दिया आप लोगों ने? तो ये सारा फैक्टर है। तो ये जो सिलेक्शन पे तोकीर साहब ने कहा, असल तो बात वो है ना। मैं इनके साथ एग्री करता हूँ तोकीर भाई, आपके ख्याल में भी मैं, क्योंकि मैं कराची एक कैंप कराची में मैं उसको हैंडल करके आया हूँ और जो बच्चे मेरे पास थे उनमें से 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जो डिजर्व करते थे कि उनको आना चाहिए था टीम में। और 2-4 नाम ऐसे हैं कि जब मैंने टीम भी सुनी तो मैं भी सरप्राइज था कि ये बच्चे कैसे टीम में। डॉक्टर साहब, ये जो बात है सवेरा, सबसे अहम बात एक और ये, वैसे तो बहुत सारी अहम बातें होंगी, ये भी एक, हम कहीं नज़र नहीं आते हैं हॉकी में, ठीक है, मतलब हम ख्वार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके और आपके ख्याल में 4 लोग जो हैं वो पाकिस्तान हॉकी टीम में ऐसे गए हैं जो मेरिट पर नहीं आते। और ये टीम रोनाल्ड ऑल्टमैन ने सेलेक्ट की है, माइंड यू, देयर वाज नो अदर सिलेक्शन कमेटी। मुजरुल हसन साहब गए थे, उन्होंने सिर्फ साइन किया जस्ट टू गिव हिम कंपनी, वो पीओए की तरफ से गए थे। इट इज ऑल टुगेदर सिलेक्टेड बाय द कोच ऑल्टमैन, ओके। तो इसमें आप किसी पाकिस्तानी को बायस नहीं कह सकते, ठीक है। और जो जितनी आपका ग्लोरियस पास्ट है उसमें सब पाकिस्तानी कोच ही थे, वो बायस नहीं थे। आज का पाकिस्तानी बायस्ड हो गया, हाँ, लेकिन वो उनको 2-3 साल आप देते थे, अकाउंटेबिलिटी होती थी, फैसिलिटीज दी जाती थी, इन्वायरमेंट ऐसी दी जाती थी कि वो अपने आप को साबित कर सके। इस तरह नहीं होता था कि आप एक टूर्नामेंट पे गए हैं, वापस आए हैं, 16वें रैंक की टीम गई है, वापस 12वें रैंक की होके आए तो उसका कोच चेंज कर दो कि भाई तुम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत के आए। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो एक सवाल आपने मेरे से करना है एंड पे कि हॉकी कैसे ठीक हो सकती है। वो बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते, हम सॉल्यूशन ढूंढने की भी बात करते हैं। जब से इसकी कॉल आई है ना तो मैं इसका जवाब खुद भी ढूंढ रहा था ना, तो आखिरकार मुझे मिला है तो मैं दूंगा। ठीक है जरूर। बट एक बात आपने कही कि कराची के कैंप में 2-3 लड़के ऐसे थे जो आपको लगता था, इस वक्त क्या रेशो है जो स्क्वाड जो हुआ है, ये जो 18 लड़के हैं,
रेशो क्या है, कितने इस्लामाबाद के लड़के जो इस्लामाबाद के कैंप में थे लड़के और जो कराची के कैंप में थे, व्हाट्स द रेशो? तो इस वक्त देखिए, इस्लामाबाद में कैंप था, इस्लामाबाद में ट्रायल था, रोलैंड ऑल्टमैन इस्लामाबाद में ही ट्रेनिंग करवा रहा था। Yes. तो मेरे ख्याल से कि 80% उन लोगों के लोग हैं और 20% कराची के जो लड़के थे उधर से इन्होंने सिलेक्ट किए हैं। तो नहीं तो अगर रेहान साहब यानी उन लड़कों ने सफर किया उस वजह से, क्योंकि हम मुसलसल हमें हॉकी प्लेयर्स जो हैं वो कांटेक्ट करके ये कह रहे थे कि हम कंफ्यूज हैं कि हम इस कैंप में जाएं या इस कैंप में जाएं, क्योंकि हमें धमकियां इस बात की मिल रही हैं कि उस कैंप में जाओगे तो यहाँ से बाइकआउट करना पड़ेगा, हम तुम्हें यहाँ से बाइकआउट करवा देंगे। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है प्लेयर्स के ऊपर? देखिए, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली, अब आप जब कराची वाले लड़के उधर गए हैं इस्लामाबाद में, तो जो दूसरी मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली उनको इस नज़र से तो देखती होगी कि ये हमारे कहने पे पहले क्यों नहीं यहाँ पे आए। बट रोलैंड ऑल्टमैन से जो मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि मैं आई एम द ओनली वन एंड मंजरुल हसन विद मी, तो मैं कभी भी ये सोच के सिलेक्शन नहीं करूंगा कि ये कराची से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, तो मैं एक फेयर नज़र के साथ इनको देखूंगा। बट आई डोंट थिंक सो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई एक चीज़ रहती है। और सवेरा मैं एक और आपको बात बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं किसी पाकिस्तानी किसी और कोच को लगा दें और 3 साल के लिए टीम दे दें और उसको पेड कोच लगाएं, आप उसको आप 3 साल के लिए टीम दे दें, और साथ ये भी कहें कि 3 साल के अंदर अगर ये कोच रिजल्ट नहीं देता तो आने वाले वक्त में ये कभी भी पाकिस्तान की टीम का कोच नहीं बनेगा। अकाउंटेबिलिटी रखें ना, हर बंदा अगर नहीं का परफॉर्म करता तो थैंक यू वेरी मच, आप जाएं, नए को चांस दिया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के, मुझे पता है कि अगर एक टीम दे के पाकिस्तान के किसी कोच को 3 से 4 साल दे दें तो टीम ऑटोमेटिकली बिल्ड कर जाती है, ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग और चीजें डेवलप हो जाती हैं और टीम परफॉर्म करना शुरू। कितना पेशेंस हमारे यहाँ कोई दिखाए? ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो कोचिंग असाइनमेंट है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए जी, और मुझे और इसको और आपको किसी को कोई तकलीफ ना हो? उसके लिए क्या करना है? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं है। आप इसको भी पता है, मुझे भी पता है, इसको भी पता है कि टोटल 100 से 150 बच्चा हॉकी खेल रहा है इस मुल्क में, और मेरी नज़र में वो जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स भी जिहाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे वो जो ख्वाब हैं वो जिंदा रखे हुए हैं और हमारा पास्ट भी जिंदा रखा हुआ है। कि आप सीनियर लेवल पे 4 टीमें खुद बना ले फेडरेशन, और 4 जो टॉप के कोचेज हैं उनको दे दें, उनकी डबल लीग करा दें, जो जीत जाए उसको कोच लगा दें नेशनल टीम का। इसी तरह आप जूनियर लेवल पे 4 टीमें बना दें, 4 जो कोचेज हैं उनको कहें जी आपकी कोचिंग पैनल भी आप अपना लें, असिस्टेंट कोच, गोलकीपर कोच, वीडियो एनालिस्ट, उसमें जो कंपटीशन जीत जाए नेशनल लेवल का, उसको आप कहें जी 2 साल के लिए टीम आपकी है। साहब कौन करेगा ये इतनी सारी ऑर्गेनाइज चीजें? अभी तो फेडरेशन आपस में लड़ रही है कि मेरी कुर्सी दो, मेरी कुर्सी दो, ये सारी कौन चीजें तो करेगा? आपको अपना हाउस ठीक करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि इतने सालों से यही दुआएं कर रहे हैं, देखिए 2 ही चीजें ना, यहाँ तो ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, ठीक है, और होते रहेंगे और कुछ नहीं होगा प्रैक्टिकली, या आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। आप हर बात हम इकट्ठे होते हैं, हम ग्लोरियस पास की बात करते हैं, जी हमने ये किया वो किया, ओ भाई वो कैसे हुआ था, इस पे तो कोई बात नहीं करता कि वो क्यों हुआ था 1960 में। बिल्कुल, क्या 1960 में हमारे पास जो प्लेयर थे बस वो बहुत अच्छे थे? ऐसा नहीं है। उस वक्त हमारे पास जो फेडरेशन में लोग थे वो बहुत अच्छे थे, पैरेलल चीजें चल रही थी। ठीक है, इट वाज द हॉकी टीम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंस्टीट्यूशन बिहाइंड दैट। मैं हादसाती हॉकी प्लेयर नहीं हूँ, ठीक है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरा वालिद ओलंपिक चैंपियन, मैं खानदानी हॉकी प्लेयर हूं। मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो हमने जब से आंखें खोली है ना, हॉकी की हिस्ट्री की बातें सुनी है अपने ड्राइंग रूम में, कुछ नहीं और सुना। हॉकी पाकिस्तान की माँ टेबल पे होती हुई देखी है, समझ रहे हैं? तो मुझे एक बात का इल्म है, वैसे ही जैसे मेरे सामने हुई है। 1960 में मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे उसके बारे में भी वही नॉलेज है। 1960 में जनरल मूसा खान, या मैं अपने उस जवाब की तरफ आ रहा हूँ, जनरल मूसा खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, कर्नल दारा वाज द मैनेजर, ब्रिगेडियर हमीदी वाज द कैप्टन। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन पीछे खड़ी थी? पाकिस्तान आर्मी। बताए ना, पाकिस्तान आर्मी इंस्टीट्यूशन जो, या बताए ना, मैंने आपको 3 लोगों के नाम लिए हैं। अफवाज पाकिस्तान। कौन था पीछे खड़ा? द फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। देयर वाज एन इंस्टीट्यूशन बिहाइंड दैट। उस ग्लोरियस पास को शुरू करने में एक इंस्टीट्यूशन खड़ी थी ना, जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कर रही थी, ठीक है सर। उसके बाद 6 साल के बाद जब वो जाते हैं तो कौन रिप्लेस करता है? एयर मार्शल नूर खान, ठीक है। उसके बाद किसी पॉलिटिशियन ने नहीं हॉकी को टेक ओवर किया, ना किसी मेरे तरह के दबंग हॉकी प्लेयर ने ले लिया और उसको बर्बाद कर दिया। नो नो नो, गवर्नमेंट न्यू
کہ اس کو چلانے کے لیے جتنا ہی اچھا ہاکی پلیئر چاہیے اتنی اچھی ایڈمنسٹریشن بھی چاہیے اور ہمیں بندہ چاہیے جس کو پیشن ہو اس ملک کے ساتھ ہاکی کے ساتھ. They brought in when he said enough is enough, they brought in Air Marshal Noor Khan. Yes. Okay, now what he کیا ان کے پاس کوئی میجک وانڈ کا جادوگر تھے وہ؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سسٹم واز ان پلیس. نور خان صاحب آئے, آپ کو 1968 کی اولمپک گیم پھر جیت کے دی انہوں نے. He had again to go back to Air Force. ایئر چیف شاید بن گئے. تو جنرل کے ایم اظہر آئے جنہوں نے 1970 کی ایشین گیمز اور 71 کا ورلڈ کپ جیت کے دیا. اچھا, اس کے بعد پھر نور خان آ گئے, آپ کو 82 کا ورلڈ کپ, آپ کو 84 کی اولمپک گیم جیت دی. وہ گئے, آپ پھر you had a dip down, you went to 11th position in 86 ورلڈ کپ میں. پھر کیا ہوا جی, پھر ایئر مارشل فاروق عمر آئے, آپ کو 94 کی چیمپئنز ٹرافی اور 94 کا ورلڈ کپ جیت کے دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا میں اپنی طرف سے کوئی افسانہ لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں؟ نہیں. تو آپ اس کو کنسلٹ کریں نا بک سے کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں. So there was that first it was Pakistan Army, then it was PIA. So the government of Pakistan had its priority about hockey. ان کو پتا تھا کہ یہ خالی پلیئروں سے نہیں چلنی بھائی, نہ پولیٹیشینز نے چلانی ہے, نہ کسی بیوروکریٹ نے چلانی ہے. اس کے لیے ایسے لوگ چاہیے جن کے پاس پاور ہو, پیشن ہو اور ان کے پاس پیسہ ہو ٹو اسپینڈ آن ہاکی. پی آئی اے کو دینے کا کیا مقصد تھا کہ پاکستان ہاکی کے لیے مہینے میں, سال میں 15-20 ٹور دنیا کے. There is no worry. کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے that is the air ticket. Logistics. تو PIA had hotels everywhere in the world. PIA had the air tickets. اچھا, ساتھ میں کون تھے سیکٹری؟ بریگیڈر حمیدی, بریگیڈر عاطف. اب اس لیول کو آپ دیکھیں جب آپ کا وہ پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ان پلیس تھا, you were the world champions. اب آپ ان بندوں کے نام لے, آپ کو شرم آتی ہے جو اس وقت ہاکی میں لڑ رہے ہیں. مجھے ان کے نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. بالکل کہ جو دو دھڑے بن گئے ہیں ان میں جو لوگ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں نا, وہ جو سپہ سالار ہیں, مطلب مجھے ان کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. یعنی پھر آپ پاکستان ہاکی کا اب یہ حال ہے کہ ان لوگوں کے بعد اب یہ لوگ اس کو ٹھیک کریں گے اور 16ویں سے یہ ورلڈ کپ لے کے. یعنی دار صاحب پھر آپ اس اسٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں کہ ہماری ہاکی کو برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے فارمر اولمپئنز کا؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی یہ بتایا پچھلے پروگرام میں, آپ نے فون پہ مجھے لیا تھا. اس سے بڑا ہاتھ دیکھیں, جب سے ایئر مارشل فاروق عمر کے بعد کون آتے رہے ہیں, کبھی جمالی صاحب آ گئے, کبھی قاسم ضیاء صاحب آ گئے, کبھی اختر بھائی آ گئے, کبھی کھوکر صاحب آ گئے. کھوکر صاحب بھی ہاکی پلیئر ہیں. تو آپ کے سامنے ہمارا حال, یعنی فورسز کو دے دی جائے واپس پاکستان ہاکی اور صحیح ہو جائے. اگر آپ نے ریوائیو کرنی ہے, جب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ پاورفل لوگوں سے کرنی ہے نا. تو اگر آپ نے پاکستان ہاکی ٹھیک کرنی ہے تو میں آپ کے چینل کے تھرو کہہ رہا ہوں کہ گیو اٹ بیک ٹو پاکستان آرمی. ایٹ لیسٹ 4-star جنرل شوڈ ہیڈ دس. سب کر رہے ہیں وہ, اور کیا کیا کریں گے پاکستان ہاکی. یہ تو بہت ضروری ہے نا. اگر آپ دیکھیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا, یہ میری رائے ہے, میں آپ پہ تھوپ نہیں رہا ہوں, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. آپ نے مجھے بلایا ہے کہ پاکستان آرمی کو دے دیں. پاکستان آرمی میں ایسے بریگیڈیئر لیول کے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, جو سرونگ بریگیڈیئر ہیں, ان کو لگائیں سیکٹری جن میں پیشن ہے ہاکی کا. بریگیڈیئر طاہر بٹ ہیں جی, جنہوں نے یہ لاکی ہمیں ہرینا ڈی ایچ اے ہاکی ارینا آپ نے کبھی وزٹ نہیں کیا. اگر آپ کبھی جائیں نا تو میرا خیال دنیا میں ایسا ہاکی کا ارینا کہیں نہیں ہے جو کہ لاہور میں ہے, جو ڈی ایچ اے نے بنایا ہے. 4 کور نے بنایا تھا جب وہ بریگیڈیئر یہاں پہ پوسٹڈ تھا. اس نے اپنے کور کمانڈر سے ریکویسٹ کر کے نا بنوا کے, آج بھی وہ کہیں ادھر ہی پھر رہا ہوگا. He had passion for hockey. آپ ایسے لوگوں کو لائیں جن کے پاس پاور ہو, جن کے پیچھے آرگنائزیشن ہو. اچھا فار ایگزامپل ڈی ایچ کور کمانڈر لاہور از دی president of, let's assume, is the president of Pakistan Hockey Federation. Okay. So do you think he will have some problem with the funds? I don't think so. Do you think that? Not at all. So the main issue of finances goes like that. Okay. Okay? So DHA is one of his subsidiary. One of his subsidiary. یعنی اسپورٹس بجٹ کو اور ڈیفینس بجٹ کو ملا لیں ہم تھوڑا سا. مطلب اگر آپ نے واقعی اس کو ٹھیک کرنا ہے, اگر آپ نے یہ میرے اور اس کے والے کر دینی ہے نا, تو this is going to be a big circus. And we are watching this circus for the last 25 years. But then ریحان ایک بات مسلسل یہ کی جاتی ہے, جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, they develop things اپنے حساب سے فنڈز جنریٹ کرتے ہیں. پاکستان گورنمنٹ سے کوئی پیسے نہیں لیتی پاکستان کرکٹ بورڈ. پاکستان ہاکی فیڈریشن کیوں نہیں کر پائی ہے؟ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس اپنی چیز کیا ہے جس کو وہ بیچے. مینس کہ وہ تو جو یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں ہاکی کا جو اسٹیڈیم ہے, اس میں یہ کرائے کے دفتر میں اپنا کام گزارا کر رہے ہیں. ان کے پاس تو اپنا اسٹیڈیم نہیں ہے.
تو یہ تو پنجاب سپورٹس بورڈ کے اس کے رحم و کرم پہ ہیں. تو یہ کیا بیچیں گے, کیا سیل آؤٹ کریں گے, کس طرح یہ چیزوں کو ڈیولپ کریں گے, یہ بڑا مشکل ہے. کرکٹرز جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو جو ان کا اسٹیڈیم ہے, میرے خیال نیچے جو ان کی ساری جو شاپس ہیں انہیں کے کروڑوں روپے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ڈالرز میں ہیں, ان کی سپانسرشپس ہیں, ان کی چیزیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ وقت کا مقابلہ سخت, سوری ایک صرف جواب چاہیے, کل کیا ایکسپیکٹ کیا جائے, a win اور a lose؟ میرے خیال سے کہ پاکستان کی ٹیم ہے, ہم تو ہمیشہ یہی چاہیں گے پاکستان کی ٹیم جیتے, لیکن جس سینیریو میں ٹیم یہاں سے گئی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ملیشیا ہوم گراؤنڈ میں پاکستان کو اتنی ایزیلی جیتنا. ویری ٹف. اور یہاں نے صحیح کہا کہ there was no preparation. جی There was a big divide as far as the players and the federation is concerned. تو ان حالات میں لیکن I still have faith in our boys. Yes. Very talented. بغیر پیسوں کے لڑنے والے شیر ہیں. This tag of unpredictable ہم لے کے گھومتے ہیں. اور مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ they will give a good fight. ٹھیک ہے جی, سو کل ہونا ہے پہلا مقابلہ. کل شروعات ہوگی پاکستان کی کیمپین کی, اذلان شاہ کی, اینڈ پاکستان وڈ بی فیسنگ دی ہوم سائیڈ ملیشیا سے ہوگا آمنا سامنا پاکستان کا. دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی پرفارمنس رہتی ہے پاکستان ہاکی ٹیم کی. وقت یہاں پہ ختم ہو گیا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. سویرا اینڈ حافظ کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.